12 नवंबर 1996 दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी के लोग एक आम दिन बिता रहे थे। लेकिन तभी अचानक से एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है और जब लोग अपना सर ऊपर उठाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस शाम चरखी दादरी के आसमान में दो बड़े एरोप्लेन एक दूसरे से टकरा गए थे, जिससे न सिर्फ उन जहाजों में सवार 349 लोग की कुछ ही पलों में मौत हो जाती है, बल्कि चरखी दादरी में भी लोहे के टुकड़े, इंसानी शरीर की हड्डियां और जलते हुए जहाज के टुकड़ों की बौछार हो जाती है। हर तरफ डर का माहौल फैल जाता है। लेकिन इतने बड़े जहाज एक दूसरे से टकराए कैसे? उस वक्त दिल्ली का एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ गायब था और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना का जिम्मेदार कौन था? जानेंगे एयर स्टोरीज की इस डिटेल्ड केस स्टडी में। दोस्तों, 12 नवंबर 1996 की दोपहर के 3:55 पर कजाकिस्तान के शिमकैंड एयरपोर्ट कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। ये एक बड़ा सा कार्गो एरोप्लेन था जिसकी एक सेक्शन में पैसेंजर्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट की गई थी। इस फ्लाइट में 10 क्रू मेंबर्स के साथ 27 रशियन बिजनेसमैन सवार थे जो दिल्ली शॉपिंग करने आ रहे थे। फ्लाइट के पायलट थे 44 वर्षीय अलेक्जेंडर शेरोपेनोव, जिन्हें 9200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर, फ्लाइट इंजीनियर, नेविगेटर और रेडियो ऑपरेटर भी थे, क्योंकि उस वक्त कजाकिस्तान के पायलट्स को इंग्लिश नहीं आती थी और ये पॉइंट आगे इन्वेस्टिगेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दूसरी तरफ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी, जिसमें 289 पैसेंजर्स के साथ 23 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। इन यात्रियों में से ज्यादातर ब्लू कॉलर्स वर्कर्स थे जो अपने सपनों के साथ तेहरान और जिद्दा जैसे बड़े शहरों में जा रहे थे ताकि वो वहां पर नौकरी करके अपने परिवार वालों को पैसे भेज सके। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि आज उनके परिवार वाले उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले हैं। शाम के करीब 6:32 पर ये फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को गाइड करने की ड्यूटी हाईली एक्सपीरियंस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता को मिलती है, जो दिल्ली एटीसी में बैठकर रनवे, रडार और बाकी पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हुए फ्लाइट 763 को टेक ऑफ करने की परमिशन देते हैं। कुछ देर बाद फ्लाइट के पायलट वीके दत्ता से कॉन्टैक्ट करके कहते हैं कि हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और क्या आप हमें 14,000 फीट की हाइट तक जाने की क्लियरेंस देंगे? वीके दत्ता उन्हें परमिशन ग्रांट कर देते हैं। साथ ही ये चेतावनी देते हैं कि आप अपने एल्टीट्यूड को और मत बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके ऊपर से एक और फ्लाइट आ रही है जो थी कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907, जिसके रेडियो कंट्रोलर ने दिल्ली एटीसी की एरिया में एंट्री लेते ही वीके दत्ता से कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश कर लिया था। और अगली कम्युनिकेशन में दत्ता उन्हें कहते हैं कि आप दिल्ली एयरपोर्ट के इस रनवे पर लैंड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी हाइट को 15,000 फीट पर मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि आपके नीचे से एक फ्लाइट जा रही है। और दोस्तों, दो फ्लाइट्स जब एक दूसरे के पास से गुजरती हैं तो उनके बीच में मिनिमम 1000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस कंपलसरी होता है। अब दत्ता अपने कंप्यूटर के पास बैठकर इन दोनों फ्लाइट्स को मॉनिटर कर रहे थे और उनके रडार सॉफ्टवेयर में ये दोनों फ्लाइट्स 2 ग्रीन डॉट्स के रूप में दिख रही थी, जो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि अब ये दोनों डॉट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। तभी दत्ता को अंदाजा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इन दोनों डॉट्स को एक दूसरे को पार करके आगे निकल जाना था, लेकिन ये अचानक से गायब हो गए और दिल्ली एटीसी का इन दोनों फ्लाइट से कनेक्शन टूट गया। लेकिन हुआ क्या? तो इसे समझने के लिए हमें दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर बसे छोटे से शहर चरखी दादरी चलना होगा। शाम के करीब 6:40 पर यहाँ के कुछ लोग नीले आसमान में दो जहाजों के उड़ने का नजारा देख रहे थे।
लेकिन देखते ही देखते दोनों जहाज एक दूसरे के आमने सामने आ जाते और एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे बड़े धमाके के साथ आसमान में ऐसा आग का गोला बनता है कि मानो गगन में दूसरे सूरज का उदय हुआ हो। लेकिन यहाँ के लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही वो रोशनी काले धुएं के गहरे अंधकार में छिप जाती है और शहर पर लोहे के टुकड़े बरसने लगते हैं और ये देश के इतिहास का पहला और इकलौता मिड एयर कोलिशन बनता है, जिसमें दोनों फ्लाइट्स में सवार कुल 349 लोग मारे जाते हैं, वो भी इतनी बुरी तरह से कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन लोग की बॉडीज का कोई भी पार्ट नहीं मिलता। हर तरफ मातम छा जाता है और सभी के जहन में सिर्फ एक सवाल आता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। भारत सरकार तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट जज रमेश चंद्र लाहोटी की लीडरशिप में लाहोटी कमीशन नाम की इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है और क्रैश साइट पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड्स को खोजने का काम शुरू हो जाता है। अब इस डेडली एयर एक्सीडेंट के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसे समझने के लिए हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हैंडलिंग सिस्टम को डिटेल में समझना होगा। दोस्तों, जैसे सड़कें कुछ इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि गाड़ियां आमने सामने आकर एक दूसरे से टकरा ना जाएं और इसके लिए ट्रैफिक लेन्स बनाई जाती है, ठीक वैसे ही आसमान में भी एयरप्लेन मन मर्जी से नहीं उड़ सकता, बल्कि उसके लिए भी पर्टिकुलर पाथवेज बने होते हैं जिन्हें एयरवेज कहा जाता है। और हर देश के सभी एयरपोर्ट्स इन एयरवेज को 2 डिफरेंट एयर कॉरिडोर्स में बांट कर रखते हैं, एक आने वाले एरोप्लेन्स के लिए और दूसरा जाने वाले एरोप्लेन्स के लिए। लेकिन 90 के दशक में दुनिया के कई एयरपोर्ट समेत दिल्ली भी सिंगल एयर कॉरिडोर का ही इस्तेमाल किया करता था, यानी कि एक ही रास्ते से आने वाली और जाने वाली दोनों फ्लाइट्स गुजरती थी। इसी वजह से कजाकिस्तान और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट चरखी दादरी में एक दूसरे के सामने आई थी, यानी अगर 2 कॉरिडोर होते तो हादसा होने का सवाल ही नहीं उठता। अब दूसरा कारण था रडार टेक्नोलॉजी की कमी। आज के समय में प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसी 2 रडार्स की मदद से फ्लाइट की डायरेक्शन और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई दोनों को रियल टाइम मॉनिटर किया जाता है ताकि एटीसी सही डिसीजन ले सके। लेकिन उस दौर में सिर्फ एक रडार का इस्तेमाल होता था जिसमें एटीसी को फ्लाइट की डायरेक्शन का तो पता चलता था, लेकिन ऊंचाई के बारे में जानने के लिए गाइडिंग ऑफिसर को हमेशा फ्लाइट के पायलट के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता था, जो उन्हें फ्लाइट के एल्टीट्यूड की जानकारी देते थे। और इस मिड एयर कोलिजन में भी वीके दत्ता पायलट्स की बताई जानकारी के जरिए ही उन्हें गाइड कर रहे थे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था मिसकम्युनिकेशन। 1990s में कजाकिस्तान हाल ही में सोवियत यूनियन से अलग हुआ था और वहां के रशियन पायलट्स का नाम काफी खराब था, क्योंकि कई ऐसे केसेस सामने आए थे जिसमें ऐसी शिकायत दर्ज हुई थी कि उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए या सेफ उड़ान नहीं भरी। ऊपर से उन्हें इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती थी। इसी वजह से फ्लाइट में एक रेडियो ऑपरेटर को ले जाया जाता था जो एटीसी के मैसेज को कन्वर्ट करके पायलट को सुनाता था, यानी कम्युनिकेशन में गैप आ जाता था। और चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन में जब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स को कवर किया गया और पायलट्स के बीच होने वाली कम्युनिकेशन सुनी गई तो पता चला कि सऊदी अरेबिया जाने वाला एरोप्लेन 14,000 फीट पर ही उड़ रहा था, जबकि कजाकिस्तान वाला जहाज 1,000 फीट नीचे आ गया था और उसकी वजह से ये टकराव हुआ था। लेकिन वीके दत्ता ने तो उन्हें पहले से ही चेतावनी देती थी ना, फिर क्यों उन्होंने अपने एल्टीट्यूड को कम किया? तो इसका जवाब भी कजाकिस्तान फ्लाइट के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से ही पता चला, जिसके मुताबिक वो पायलट्स एटीसी की बातें ध्यान से सुन भी नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे से ही शिकायत करने में बिजी थे कि दिल्ली एयरपोर्ट में कितना ट्रैफिक रहता है। यानी इन्होंने खुद वीके दत्ता की बात भी ध्यान से नहीं सुनी और शायद रेडियो ऑपरेटर को भी इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती थी, इसलिए वो भी इस मैसेज को ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाया, या फिर उन्हें लगा कि ये मैसेज दूसरी फ्लाइट के लिए है और वो अपनी ही बातों में मशगूल रहे। इसलिए उन्होंने पहले एल्टीट्यूड को 14,500 फीट तक कम कर दिया और फिर जैसे ही 14,000 फीट किया तब बदकिस्मती से सामने सऊदी अरेबिया का प्लेन भी उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर था और इस बैड टाइमिंग ने 349 लोगों की जान ले ली। हालांकि इसके बाद भारत सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे दुनिया भर के एयर ट्रेवल की सेफ्टी बढ़ गई। सबसे पहले तो दिल्ली का सेकंड कॉरिडोर खोला गया ताकि उड़ने और उतरने वाली फ्लाइट्स अलग अलग रास्तों से आ सके, जिसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर सेकंड रडार कंपलसरी करने की भी बात उठाई गई। हालांकि शुरुआत में कई एयरलाइंस ने इसे मानने से इनकार किया,
क्योंकि इसके लिए उन्हें भी अपनी फ्लाइट में महंगे ट्रांसपॉन्डर को लगाना जरूरी था, जो इस रडार के साथ कम्युनिकेट करके डायरेक्ट अपनी लोकेशन डिटेल्स एटीसी तक भेज सके। लेकिन फाइनली ये बात मान ली गई और आखिर में दुनिया में पायलट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को कंपलसरी करवा दिया गया, जिसके बाद से आज हर पायलट को उतनी बेसिक इंग्लिश आना जरूरी है कि वो एटीसी से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके, वरना उसे जहाज उड़ाने की परमिशन नहीं दी जाती। और इन सभी बदलावों का क्रेडिट इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। तो दोस्तों, चरखी दादरी की इस भयंकर हवाई दुर्घटना पर आपकी क्या राय है और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? अगर हाँ तो कैसे? इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।